देखिए, शुभ समाचारों की आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको वो 6 खबरें बता देते हैं जिन पर आज हमारी नजर रहने वाली है। तो आज की पहली खबर इंडोनेशिया से है, जहां भूकंप के तेज झटकों ने जिंदगी तहस नहस कर दी है। ये भूकंप इंडोनेशिया के मुख्य द्वीप जावा में कल आया। यहां बचाव का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। वही बात अगर दूसरी तस्वीर की करें तो दूसरी बड़ी खबर श्रद्धा हत्याकांड को लेकर है, जिसमें दिल्ली पुलिस आरोपी का नार्को से पहले पॉलीग्राफ टेस्ट करा सकती है। आज आरोपी आफ्ताब की पुलिस कस्टडी भी खत्म हो रही है। तीसरी खबर देखिए, गुजरात चुनाव को लेकर निकल कर आ रही है, जहां आज तूफानी चुनाव प्रचार नजर आने वाला है। बीजेपी अध्यक्ष के अलावा यहां गृह मंत्री, 3 राज्यों के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता केजरीवाल आज मैदान में होंगे। आज देखिए, ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी केस में इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई भी होनी है, जिस पर आज सबकी नजरें टिकी हुई हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज नोएडा, गाजियाबाद के दौरे पर होंगे, जहां वो कई कार्यक्रमों में शिरकत करने जा रहे हैं। उधर कोलकाता में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बड़ा ऐलान करते हुए कह दिया है कि उन्होंने बनारस के घाटों की तर्ज पर हुगली नदी पर गंगा आरती के लिए घाट बनाने की बात कह दी। बुलेटिन में सबसे पहले बात उस गर्जना की जिसने दुश्मनों के होश उड़ा दिए हैं। राजस्थान के रेगिस्तान से लेकर गुवाहाटी के पहाड़ों तक भारतीय सेना जबरदस्त तैयारी कर रही है। हर मोर्चे, हर मुश्किल से निपटने के लिए देश के जवान दिन और रात कड़ी तपस्या में जुटे हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं श्री गंगानगर से लेकर गुवाहाटी तक भारतीय सेना के पराक्रम की तस्वीर। जमीन से आसमान तक जवानों का पराक्रम, गुवाहाटी से गंगानगर तक जवानों का दम। अब दुश्मन की हर साजिश होगी बेदम। आतंक के अंत का संकल्प पूरा करेंगे हम। दुश्मनों के होश उड़ा देगा राजस्थान के श्री गंगानगर में चल रहे भारतीय सेना का ये युद्ध अभ्यास, जिसका नाम है ऑपरेशन शत्रुनाश। जैसा ही नाम, इस ऑपरेशन का मकसद भी वही है, शत्रुनाश, मतलब दुश्मन का विनाश। और दुश्मनों को धूल चटाने के लिए भारतीय जवान पूरी तरह तैयार है। श्री गंगानगर से आई ये तस्वीरें इसकी गवाही खुद दे रही है। ये युद्धाभ्यास सैन्य ताकत की नुमाइश नहीं, बल्कि सामरिक तौर पर खुद को तैयार रखने की कवायद है। रेगिस्तान के बीचों बीच चल रहे ऑपरेशन शत्रुनाश का मकसद लेजर गाइडेड मिसाइलों को टारगेट कर हिट करना और दुश्मनों के ठिकानों को बर्बाद करना है। एक तरफ रेगिस्तान में दुश्मनों को रौंदने की तैयारी जोर शोर से चल रही है, तो दूसरी तरफ गुवाहाटी में भारतीय वायुसेना ने अपना दम दिखाया। भारतीय वायुसेना की आकाशगंगा टीम ने जब 1000 फीट की ऊंचाई से स्काई डाइविंग की तो हर कोई हैरान रह गया। दुश्मन के छिपे ठिकानों को तलाश कर भारतीय कॉम्बैट हेलीकॉप्टरों ने धावा बोला। भारत की एक तरफ पाकिस्तान है तो दूसरी तरफ चीन, और दोनों ही मुल्क लगातार अपनी हरकतों को अंजाम देते रहते हैं। ऐसे में भारतीय सेना भी करारा जवाब देने के लिए अब पूरी तरह तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और बात अब अंतरिक्ष की कर ली जाए। देखिए, चांद पर इंसानी बस्ती की बातें तो हमने और आपने खूब सुनी है, लेकिन अब चांद पर इंसान के बसने की तारीख करीब करीब तय हो गई है। जी हां, नासा ने इस ओर अपना एक और कदम बढ़ा दिया है। नासा का मून मिशन आर्टेमिस 1 अपने मिशन की ओर तेजी से बढ़ रहा है, सफल होता हुआ नजर आ रहा है। कुछ घंटों पहले आर्टेमिस 1 चांद के सबसे ज्यादा करीब से गुजरा। ये नहीं, आपको बता दें, उसने चांद की सतह की कुछ तस्वीरें भी भेजी हैं, जो एक बार फिर से इंसान को चांद के जमीन तक पहुंचने में बहुत अहम साबित हो सकती। देखिए रिपोर्ट। 3, 2, 1, boosters ignition. And liftoff of Artemis 1. We rise. चांद के करीब पहुंचा नासा का आर्टेमिस 1। चांद पर इंसान का जाना हुआ अब और भी आसान। 2025 में चांद पर फिर पड़ेंगे इंसान के कदम। यूं तो चांद पर बसने का सपना इंसान सालों से देख रहा है, लेकिन अब नासा के आर्टेमिस 1 मिशन के बदौलत इस सवाल का जवाब मिलने की उम्मीद जग गई है। नासा के मिशन के मुताबिक इंसान 2025 में न सिर्फ चांद पर कदम रख सकता है, बल्कि 1972 के अपोलो मिशन के यात्रियों से ज्यादा समय तक वहां वक्त भी गुजार सकता है। दरअसल अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा ने 16 नवंबर को आर्टेमिस मिशन के जरिए ओरियन स्पेसक्राफ्ट को भेजा था। यह स्पेसक्राफ्ट अब चांद पर पहुंच गया है।
नासा का ये स्पेसक्राफ्ट चांद से महज 81 मील यानी 130 किलोमीटर की दूरी से गुजरा। इस दौरान इसने चांद की सतह की कई तस्वीरें भी खींची। चांद के सतह के नजदीक से गुजरते हुए ओरियन स्पेसक्राफ्ट ने अपोलो 11, 12 और 14 मिशन की लैंडिंग साइट की तस्वीरें भी खींची। इससे पहले भी पृथ्वी से चांद तक के सफर के दौरान ओरियन कई तस्वीरें नासा को भेज चुका है। दरअसल नासा ने 5 दशक बाद मिशन मून के जरिए इंसानों को दोबारा चांद पर भेजने की योजना बनाई है। इस मिशन को 3 चरणों में पूरा किया जाना है, जिसका पहला चरण फिलहाल जारी है। 3, 2, 1. Boosters ignition. And liftoff of Artemis 1. इसके लिए दुनिया के सबसे ताकतवर SLS रॉकेट के जरिए नासा ने चांद पर ओरियन स्पेसशिप भेजा, जो 42 दिनों में चांद की यात्रा करके वापस आएगा। आर्टेमिस 1 का लक्ष्य आने वाले समय में चंद्रमा पर इंसानों को उतारना है। अगर आर्टेमिस 1 अपने मिशन में सफल रहा तो ये बहुत बड़ी कामयाबी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो सवाल है कि वो कौन सा साल या तारीख है जब इंसान की बस्ती चांद पर आबाद होगी, चांद इंसानों का एक और ठिकाना होगा। इस बारे में नासा ने काफी हद तक तस्वीर जो है वो अब साफ कर दी है। क्या है नासा का मिशन मून, चलिए विस्तार से इसे समझाते हैं ग्राफिक्स के जरिए। तो नासा के मुताबिक साल 2030 तक चांद पर इंसान की बस्ती अब संभव है। चांद पर इंसान रहेगा कैसे, ये बात भी नासा ने स्पष्ट कर दी है। नासा के मुताबिक चांद पर इंसानों की मदद को रोवर्स करेंगे, जिन्हें अंतरिक्ष में तैनात किया जाएगा। बिल्कुल, सालों साल हम एक एक कदम बढ़ाते चले जा रहे हैं। देखिए, नासा ने ये भी साफ कर दिया है कि आने वाले वक्त में वैज्ञानिक जो हैं चांद पर रहकर काम कर सकेंगे और चांद से मंगल और बृहस्पति तक जाने की योजना भी बना सकेंगे। साथ ही साथ देखिए, नासा की नजरें जो है अब आर्टेमिस 2 और 3 पर भी होने वाली हैं। ये दोनों मिशन जो हैं चांद पर इंसानों को बसाने की एक कवायद में अगला कदम होंगे। और वैभव, नासा ने यह भी साफ किया है कि वो जल्द ही चंद्र गेटवे के नाम का स्पेस स्टेशन भी बनाएगा, यह आकार लेने वाला है। नासा के मुताबिक ये गेटवे अंतरिक्ष में एक स्टॉप की तरह काम करेगा। बिल्कुल सरगम। और देखिए, नासा का प्लान चांद के बाद मंगल और बृहस्पति ग्रह पर भी इंसानों को बसाने की संभावना लगातार तलाशी जाती रही हैं। अगर नासा का मौजूदा मिशन सफल रहता है तो दूसरे ग्रहों पर जीवन की तलाश बहुत आसान हो जाएगी। देखिए, बात जो है इसरो की करेंगे अब, और जिसके लिए 26 नवंबर की जो तारीख है वो बहुत खास होने वाली है, क्योंकि देखिए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो इस दिन श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र के लॉन्च पैड से PSLV XL रॉकेट के जरिए अंतरिक्ष में ओशनसैट 3 सैटेलाइट भेजने जा रहा है, जो समुद्र से जुड़ी जानकारी के साथ साथ निगरानी भी रखेगा। देखिए, अंतरिक्ष विज्ञान की दुनिया में फिर होगा कमाल। इसरो के नाम जुड़ेगी एक और उपलब्धि। 3, 2, 1, 0। 96 completed। 18 नवंबर को देश के पहले निजी स्पेस रॉकेट को सफलतापूर्वक लॉन्च करने के ठीक 9 दिन बाद यानी 26 नवंबर को इसरो अंतरिक्ष में सफलता की एक और कहानी लिखने जा रहा है। इस बार PSLV रॉकेट अपने 54वें मिशन पर निकलेगा और इसीलिए इस मिशन को PSLV C-54 नाम दिया गया है। मिशन की सफलता के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के वैज्ञानिक तैयारियों को अंतिम रूप दे रहे हैं। इसरो का अगला रॉकेट लॉन्च 26 नवंबर को होगा और इस पे एक ओशनसैट 3 और 8 नैनो सैटेलाइट्स, इसमें 4 USA का और 1 भूटान का होगा। और PSLV को पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बोलते हैं। इसको इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का वर्क हॉर्स बोलते हैं और इसका लॉन्च 26 नवंबर को होने वाला है श्रीहरिकोटा लॉन्च पेज से। शनिवार की सुबह 11:56 के तय वक्त पर PSLV XL रॉकेट अपने साथ ओशनसैट 3 और 8 नैनो सैटेलाइट्स को लेकर अंतरिक्ष के लिए रवाना होगा। साल 1999 में पहली बार ओशनसैट 1 सैटेलाइट को लॉन्च किया गया था और इसके बाद इसी सीरीज का दूसरा सैटेलाइट 2009 में अंतरिक्ष में भेजा गया और अब ओशनसैट 3 सैटेलाइट भेजने की तैयारी है।
ये ओशनसैट सैटेलाइट भारत के लिए काफी अहम है, क्योंकि इसकी मदद से न केवल समुद्री सतह के तापमान को नापा जा सकेगा, बल्कि इससे समुद्री इलाकों में क्लोरोफिल, फाइटोप्लैंक्टन, एरोसोल और प्रदूषण की भी जांच करने में मदद मिलेगी। इस ओशनसैट 3 सैटेलाइट का वजन 1000 किलोग्राम है, जिसे इसरो ने अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 6 नाम दिया है। इसमें जाने वाला ये मेन सैटेलाइट ओशनसैट, नहीं तो इसको अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 06 करके उसका नाम है, नहीं तो ओशनसैट 3 है। सो उसका मतलब है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट का मतलब अर्थ के ऊपर क्या क्या स्थिति है, क्या क्या चेंज हो रहा है, क्या क्या बदलाव हो रहा है, उसको स्पेस से देखना उसका मेन काम है। उस तरह से 6 सैटेलाइट्स ऑलरेडी हम भेज चुका हूं। कुछ सैटेलाइट्स डिजास्टर प्रोन एरिया को देखेगा, कुछ सैटेलाइट्स बॉर्डर को देखेगा, कुछ सैटेलाइट्स वेदर कंडीशन लाइक किधर क्लाउड्स है, किधर सुनामी आ रहा है, किधर साइक्लोन है, इस तरह से चीज को देखेगा, वेदर ऑब्जर्वेशन का देखेगा। इस तरह से इसमें हम ओशन को भी आजकल थोड़ा ध्यान देके, ओशन में बदलाव को ऊपर भी हम ध्यान देके रिसर्च कर रहा हूं। इतना ही नहीं, इसरो अपने इस मिशन में जो 8 नैनो सैटेलाइट्स भेज रहा है, उनमें भारत और भूटान का ज्वाइंट सैटेलाइट यानी भूटान सेट है, जो एक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर है, जबकि आनंद निजी कंपनी पिक्सेल का सैटेलाइट है। इसी तरह भारतीय निजी स्पेस कंपनी ध्रुव के 2 थाइवोल्ट सैटेलाइट और स्पेस फ्लाइट यूएसए के 4 एस्ट्रोक्राफ्ट सैटेलाइट्स अंतरिक्ष में भेजे जाएंगे। इन सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में भेजने की एवज में इसरो को आर्थिक फायदा भी होगा। दुनिया एक बार फिर से अंतरिक्ष विज्ञान की दुनिया में भारतीय वैज्ञानिकों का दम देखेगी। इसरो ने ये अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट ESO 06, नहीं तो ओशनसैट करके उसका नाम है, उसको लॉन्च करना है। बट उसके अलावा खाली स्पेस है, दैट इज पेलोड में अब और पेलोड लेके जा सकता है। इसलिए इसरो ने इस बाकी सैटेलाइट प्रोवाइडर से इंटरेक्ट करके उनको वो पेलोड स्पेस सोल्व किया है, दैट इज सेल्स किया है। तो इससे इसरो को थोड़ा मनी भी मिलेगा, कैश भी मिलेगा। इस तरह से एक व्यापार किया है इस प्रोजेक्ट। बीते कुछ सालों में इसरो वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष की दुनिया में कई बड़े मुकाम हासिल किए हैं। उनकी इसी कामयाबी ने अंतरिक्ष विज्ञान की दुनिया में भारत के दबदबे को और मजबूत किया है। प्रमोद माधव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब बात मिशन रोजगार की कर लेते हैं। तो कुछ महीने पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के युवाओं को रोजगार देने का वादा किया। वादे की पहली किश्त पीएम मोदी ने धनतेरस पर जारी की थी। आज उसी वादे की दूसरी किश्त की बारी है। अब से कुछ देर बाद पीएम 71,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपने वाले हैं। धनतेरस पर प्रधानमंत्री मोदी ने देश के नौजवानों को रोजगार का तोहफा दिया था। अब एक बार फिर पीएम मोदी देश के नौजवानों को कुछ ऐसा ही गिफ्ट देने जा रहे हैं। इस साल अक्टूबर में पीएम मोदी ने एक साथ 50 लोकेशन पर 75,000 नौजवानों को नौकरी के नियुक्ति पत्र बांटे थे। सैकड़ों युवा को एक साथ नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं। आज जिन युवक युवतियों को नियुक्ति पत्र मिल रहा है, मैं उन्हें हार्दिक बधाई देता हूं। आज प्रधानमंत्री मोदी अपने वादे को पूरा करने की तरफ एक और कदम बढ़ाने जा रहे हैं। आज रोजगार मेले के तहत पीएम मोदी 71,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपने वाले हैं, जिससे 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी का वादा हकीकत में तब्दील सके। रोजगार मेला 2.0 के तहत देश भर के 45 जगह पर प्रधानमंत्री मोदी 71,000 लोगों को नियुक्ति पत्र देंगे। 71,000 में से 24,000 नियुक्ति CAPF यानी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के तहत होगी। ये पूरा कार्यक्रम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संपन्न होगा। रोजगार मेले से जिन शहरों में युवाओं को लाभ मिलेगा, उनमें दिल्ली, गुरुग्राम, चंडीगढ़, सोनीपत, पंचकुला, पोर्ट ब्लेयर, विशाखापट्टनम, ईटानगर और गुवाहाटी जैसे बड़े शहर शामिल हैं। केंद्र सरकार की तरफ से 25 अक्टूबर को रोजगार मेले के पहले चरण का आयोजन किया गया था,
जिसमें पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 75,000 नौजवानों को नियुक्ति पत्र दिए थे, जिसकी बदौलत केंद्र सरकार के 38 विभागों में युवाओं के लिए नौकरी का रास्ता साफ हो गया था। पहले 75,000 और अब 71,000 नियुक्ति पत्र तो सिर्फ झांकी है। अभी नौकरियों की कई किश्त और बाकी है, क्योंकि कुल मिलाकर 10 लाख लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। 1 महीने के अंदर ही केंद्र सरकार की तरफ से रोजगार मेले के दूसरे चरण का आयोजन होने जा रहा है, जो बेशक काफी बड़ा और अहम कदम है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और देखिए, बात अब उस निवेश की कर ली जाए जिसे यूपी में खुशियों का निवेश भी कहा जा सकता है। देखिए, योगी सरकार उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए एक बार फिर से ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन करने जा रही है और अगले साल 10 से 12 फरवरी को ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया जाएगा और इस समिट के जरिए उत्तर प्रदेश सरकार ने करीब 10 लाख करोड़ के निवेश की उम्मीद जताई है। उत्तर प्रदेश को जल्द मिलेगा अच्छे दिनों का तोहफा। प्रदेश को ब्रांड यूपी के तौर पर किया जाएगा विकसित। विकास के मोर्चे पर देश में नंबर 1 बनेगा उत्तर प्रदेश। कुछ ऐसे ही सपनों को साकार करने का मास्टर प्लान प्रदेश की योगी सरकार ने तैयार कर लिया है, जिसकी रूपरेखा देश के सबसे बड़े प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 में रखी जाएगी। खास बात यह है कि इस समिट के पहले निवेश का पूरा होमवर्क भी किया जा चुका है। 10 से 12 फरवरी तक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन होगा। देश भर के उद्यमियों को इसके लिए आमंत्रित किया जा चुका है। 13 देशों के औद्योगिक मंत्रियों को भी समिट के लिए न्योता भेजा गया है। निमंत्रण पत्र के साथ ही यूपी में हुए औद्योगिक विकास की विस्तृत जानकारी भी दी गई है। खास बात यह है कि विदेशों में खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दोनों डिप्टी सीएम रोड शो कर निवेश का माहौल बनाने वाले हैं। यूएई, जापान, जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, ब्राजील, बेल्जियम, कनाडा, थाईलैंड जैसे देशों से यूपी में निवेश की उम्मीदें हैं। निवेशकों का हित हमारे लिए सर्वोपरि है। उनके निवेशकों का हित को हमें ध्यान में रखना। इन्हीं बिंदुओं के बारे में अभी हमने दुनिया के 13 देशों में पत्र भी लिखे हैं। यूएई, जापान, जर्मनी, थाईलैंड, मास्को और साउथ अफ्रीका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, नीदरलैंड, बेल्जियम, कनाडा, ऐसे सभी जो इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं उन लोगों को हमने पत्र लिखा और उनको आमंत्रित किया है। और जो हमारी पॉलिसी है उस पॉलिसी के बारे में जो बताया और लोग बड़ा उसको सराह रहे हैं। 2018 में पहली इन्वेस्टर समिट आयोजित की गई थी, जिसमें देश की नामचीन कंपनियों ने शिरकत की थी। अब एक बार फिर यूपी को नंबर 1 बनाने के लिए कमर कस ली गई है। योगी सरकार के पहले कार्यकाल में इन्वेस्टर समिट का आयोजन वाइब्रेंट गुजरात की तर्ज पर हुआ था, लेकिन इस बार योगी सरकार ने लोकल से ग्लोबल का सपना देखा है। दुनिया ने अभी कोविड में इस भारत को सामर्थ्य को देखा है। आज पूरी दुनिया माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ओर आशा भरी निगाहों से देखती है। पूरी दुनिया में अगर भारत सबसे अच्छा डेस्टिनेशन है इंडस्ट्री लगाने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो भारत में उत्तर प्रदेश सबसे अच्छा डेस्टिनेशन बनकर के उभरा है माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में। तो निश्चित रूप से हम अपने जो हमारा टारगेट है उसमें सफल होंगे और इतने उत्साहजनक रिजल्ट इसके आ रहे हैं। यूपी में पहले इन्वेस्टर समिट की कामयाबी की अगर बात करें तो 4.68 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट के एमओयू साइन हुए थे। उसी साल निवेश के समझौतों को हकीकत में बदलने के लिए ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी भी हुई थी, जिससे 61,000 करोड़ के निवेश की शुरुआत हुई। 2019 में दूसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का आयोजन किया गया, जिसमें 67,000 करोड़ के प्रस्तावों को अमली जामा पहनाया गया। 2022 में 80,000 करोड़ की योजनाओं को तीसरे ग्राउंड ब्रेकिंग के जरिए हकीकत में बदला गया। 80,224 करोड़ रुपए की अभी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हुई। 60,000 से अधिक की एक ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हुई माननीय गृह मंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, फिर पहले प्रधानमंत्री जी से 60-62,000 करोड़ की। सरकार का वादा है कि समिट के जरिए प्रदेश के लाखों युवाओं को न सिर्फ रोजगार मिलेगा, बल्कि प्रदेश में विकास की नई संभावनाएं भी हकीकत की शक्ल लेगी। यही वजह है कि आज दिल्ली में सीएम योगी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का लोगो और निवेश साथी पोर्टल लॉन्च करने वाले हैं। पहले कार्यकाल में ही इन्वेस्टर समिट की शुरुआत करने वाली उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने दूसरे कार्यकाल में 10 लाख करोड़ के निवेश का बड़ा लक्ष्य तय किया है।
इसके लिए जहां एक ओर दूसरे देशों के उद्यमियों को आकर्षित करने की योजनाएं बनाई जा रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर यूपी सरकार हर सेक्टर के लिए अपनी पॉलिसी तय कर रही है। जाहिर है, फरवरी के महीने में होने वाला ग्लोबल इन्वेस्टर समिट देश के सबसे बड़े प्रदेश में अवसर और रोजगार के नए द्वार खोलेगा। वीडियो जर्नलिस्ट रोहित मिश्रा के साथ गुड न्यूज टुडे के लिए लखनऊ से शिल्पी से। बात लोकतंत्र के महोत्सव की कर लेते हैं, जिसके लिए गुजरात में सभी राजनीतिक दलों ने अपनी ताकत झोंक दी है। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी पिछले 27 सालों से सरकार में है। इस बार भी पार्टी ने जीत के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। देखिए, बिल्कुल, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भी पूरे दमखल के साथ चुनावी मैदान में उतर चुकी है। सभी पार्टियां धुआंधार प्रचार जो है वो लगातार कर रही हैं। गुजरात की 182 सीटों में 2 चरणों में चुनाव होना है। राज्य में 7वीं बार सत्ता के लिए दावा कर रही बीजेपी आज राज्य में एक दिन में 93 रैलियां कर शक्ति प्रदर्शन करने की तैयारी में है। वहीं आम आदमी पार्टी के प्रमुख और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी आज 2 जनसभा में गरजने वाले हैं। कांग्रेस की ओर से भी राज्य के अलग अलग विधानसभा सीटों पर बड़े नेताओं का प्रचार जारी है। समाज ने अपील करवाया कि चूंटણીનો આધાર જાતિવાદ ના हो। આ ચૂંટણીનો આધાર ગુજરાતનો ઔદ્યોગિક વિકાસ, પૂરી તાકાત જાતિવાદના આધારે ચૂંટણી લડવાની છે। હું અહીંયા देखिए, गुजरात में चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री मोदी का एक बच्ची के संग वीडियो निकलकर सामने आया, जिसमें वो देखिए धारदार ढंग से बीजेपी के समर्थन में गुजराती भाषा में भाषण देते हुए नजर आ रही हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे देखिए बच्ची ने गले में भाजपा का दुपट्टा डाला हुआ है और प्रधानमंत्री मोदी के संग वो खड़ी नजर आ रही है। इस दौरान वो अयोध्या में राम मंदिर, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी समेत तमाम विषयों पर धारदार ढंग से बातचीत रखते हुए और भाजपा की उपलब्धियों को गिनाते हुए नजर आ रही है। वहीं देखिए, प्रधानमंत्री भी भाजपा प्रशंसक इस बच्ची का भाषण बड़े ही ध्यान से सुन रहे हैं और उसका आनंद ले रहे हैं। नर्मदा ने नर સુધી કોણ પહોંચાડે? ભાજપ અયોધ્યામાં રામ મંદિરની રાહ કોણ પૂરી કરાવે? ભાજપ ઉજ્જૈનનો કોરિડોર કે સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટીની ઊંચાઈ કે પછી પાવાગઢમાં 500 વર્ષે ધજા કોણ ફરકાવે? ભાજપ રાતનો એક જ નારો, અમને તો ફાવશે જ ભાજપ, ખરે આવશે જ ભાજપ, ખરે આવશે જ ભાજપ, અમને તો ફાવશે જ ભાજપ। આભાર। आपने सोशल मीडिया पर एक छोटी बच्ची को आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक कविता सुनाते हुए देखा होगा और वो सोशल मीडिया पर वायरल है वीडियो। हम ऐसी हमारी बच्ची के साथ हैं आदिया, जो यहाँ पर राजकोट में है, और आदिया ने वो कविता कैसे सुनाई हमें बताएंगे। आदिया, कितने समय में याद किया, कैसे सुनाया? पीएम ने क्या कहा आपसे? पीएम, जब मैं उनके रूम में गई तो मैं थोड़ी सी नर्वस सी थी कि मैं बोल पाऊंगी या नहीं। तब जब मैंने बोला तब मुझे ऐसा ही लगा कि मेरे जो दादा है वो बैठे मेरे सामने और मैं उनके सामने जस्ट रिहर्सल कर रही हूँ। और मैं बिल्कुल भी शर्मा नहीं रही थी और मैं दिल खोल के बोल रही थी, यानी कि आप कुछ भी नहीं, नॉर्मल, यानी कि फैमिलियर है, ऐसे बोल रही थी मैं। और उन्होंने आपको ये दिया? हाँ, मेरा ऑटोग्राफ उन्होंने मुझे यहाँ पे दिया है और उन्होंने कहा कि ऑटोग्राफ चाहिए या फोटोग्राफ, तो मैंने कहा कि मुझे दोनों चाहिए। तो जाते वक्त उन्होंने मुझे फोटो खिंचवाई मेरे साथ और अब जब मैं आई तब सडनली उन्होंने मुझे ये ऑटोग्राफ दिया। अच्छा, ये पोएम आपने क्यों याद की? मतलब मुझे बोलनी थी क्योंकि मुझे भाजपा अच्छा लगता है, यानी कि भाजपा अपने जो गुजरात है उसको अच्छे से रखती है और अच्छे से चलाती है, यानी कि कोई हमें गड़बड़ यानी कि कोई प्रॉब्लम नहीं होती है कि भाजपा ये नहीं करती है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। तो चलिए अब बात आपके काम की कर लेते हैं। भारत आने वाले विदेशी यात्रियों के लिए खुशखबरी है। अब इंटरनेशनल पैसेंजर्स को एयर सुविधा फॉर्म नहीं भरना पड़ेगा। सरकार ने देश में कोरोना वायरस के मामलों में कमी आने के बीच अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए एयर सुविधा फॉर्म भरने की अनिवार्यता को खत्म करने का फैसला कर लिया है। फैसला सोमवार मंगलवार की रात से लागू हो गया है। ये खबर यात्रियों के लिए इसलिए भी खास है क्योंकि इस फॉर्म के साथ कई दस्तावेज लगाने होते थे जिसमें हजारों रुपयों का खर्चा आता था।
अब लोगों का ये जो खर्च है वो बच जाएगा। वहीं एयर सुविधा फॉर्म में पैसेंजर्स को अपनी वर्तमान स्वास्थ्य स्थिति के बारे में बताना होता था और हाल में जहां यात्री है वहां की जानकारी भी भरनी होती थी। इसके अलावा इसमें वैक्सीन सर्टिफिकेट और नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट भी जमा करानी होती थी, जो कि काफी ज्यादा खर्चीला हो जाता था। अब इन झंझटों से यात्रियों को मुक्ति मिल जाएगी। और अब आपको एक शानदार खबर दिखाते हैं। देखिए, 2 स्कूलों को आपकी सैर कराने जा रहे हैं। देखिए, जो स्कूल पढ़ाई के अलावा परोपकार के लिए तालियां बटोर रहे हैं, बहुत चर्चा इनकी हो रही है। एक स्कूल जो है पश्चिम बंगाल के बर्दवान में है और दूसरा जो है उत्तर प्रदेश के वाराणसी में मौजूद है। लेकिन इन दोनों स्कूलों ने गरीबों की मदद का अनूठा रास्ता खोज निकाला है। कैसे हो रहा है ये सारा काम, रिपोर्ट में समझिए। ये तस्वीरें पश्चिम बंगाल से वाराणसी तक स्कूलों में अनूठे प्रयोग की कहानी कहती है और इन प्रयोगों के पीछे छिपी है गरीबों के भले की मंशा। इन प्रयोगों से रूबरू कराने के लिए सबसे पहले पश्चिम बंगाल के बर्दवान लिए चलते हैं। सिर्फ तुम्हारे लिए, चाहो तो दे जाओ, चाहो तो ले लो। ये तस्वीरें जो आपके सामने है, इनमें यही लिखा हुआ है। दरअसल ये एक अर्जी है जो यहाँ के स्कूल के गेट पर शीशे के कवर वाली 2 अलमारियों पर लिखी गई है। ये अर्जी कोई सामान्य अर्जी नहीं है, बल्कि दूर दराज के गांवों के कई दुखी चेहरों के लिए मुस्कान लाने वाली अर्जी है। दरअसल स्कूल में रखी इन 2 अलमारियों में तरह तरह के कपड़े हैं और इन कपड़ों को गरीब जरूरतमंद अपनी पसंद के हिसाब से ले जा सकते हैं। इसके लिए ना तो किसी की इजाजत लेने की जरूरत है और ना ही कोई कीमत चुकानी है। ये पहल है यहाँ के माझीग्राम विश्वेश्वरी हाई सेकेंडरी स्कूल के शिक्षकों की, जिसकी तारीफ अब चारों ओर से हो रही है। यही नहीं, लोग भी आगे आकर इन अलमारियों में खुद के लिए अनुपयोगी कपड़ों को यहाँ रख देते हैं ताकि वो गरीबों के काम आ सके। ऐसी ही अनूठी पहल की ये दूसरी कहानी है वाराणसी की, जहाँ स्कूल के बच्चों को पुस्तकों की लाइब्रेरी के साथ साथ खिलौनों की लाइब्रेरी का तोहफा भी मिला है, जिससे प्राइमरी स्कूल के बच्चे खेल के साथ साथ पढ़ाई में भी रुचि ले पाएंगे। यहाँ के मल्दिया प्राइमरी स्कूल में खिलौना लाइब्रेरी का यह प्रयोग किया गया है बेसिक शिक्षा विभाग के द्वारा, जिनकी इस पहल की काफी सराहना हो रही है। अभी हमारे प्राथमिक विद्यालयों में ये एक पहली खिलौना लाइब्रेरी खोली गई है और आगे हम लोगों का ये प्रयास है कि हम लोग विभिन्न स्कूलों में जिनसे हमारे आंगनवाड़ी केंद्र जुड़े हुए हैं वहाँ पर इसको और खिलौना लाइब्रेरी बनाया जाए। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि हम अपने स्कूलों में पहली चीज़ तो बच्चों की उपस्थिति बढ़ाएं और दूसरा जो उनका एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग है, यानी कि खेल खेल में सीखने की क्षमता का विकास हो, तार्किक क्षमता का विकास हो। स्कूल के गरीब बच्चे खिलौना लाइब्रेरी पाकर काफी ज्यादा उत्साहित है। अब न सिर्फ उनका मन पढ़ाई में लग रहा है, बल्कि उनकी उपस्थिति भी स्कूल में बढ़ती जा रही है। पढ़ के खेलना भी पसंद है और हमको पढ़ना भी पसंद है। पढ़ाई भी करेंगे और खेलेंगे भी साथ साथ। बेसिक शिक्षा विभाग की इस पहल में लोग भी साथ दे रहे हैं। वो गरीब बच्चों के लिए इस लाइब्रेरी में खिलौने जुटाने में सहयोग दे रहे हैं। यही नहीं, खिलौना लाइब्रेरी की तारीफ की गूंज काशी विश्वनाथ मंदिर तक पहुंच चुकी है। यहाँ के पुजारी इस पहल के मुरीद हो गए हैं। बहरहाल, बर्दवान हो या फिर वाराणसी, ऐसे प्रयोग सुकून देते हैं, उम्मीद बढ़ाते हैं और एक संवेदनशील समाज की पहचान बनते हैं। बर्दवान से सुजाता मेहरा के साथ वाराणसी से ब्रजेश यादव, ब्यूरो रिपोर्ट, विदेश टुडे। और अब आपको लेकर चलते हैं कतर, जहां चल रहा है फुटबॉल का महाकुंभ, यानी फुटबॉल विश्व कप 2022। आज विश्व कप का तीसरा दिन है और तीसरे दिन 4 बड़े मुकाबले होने वाले हैं। तो नजर डालते हैं आज होने वाले महामुकाबलों पर। विश्व कप जीतने की प्रबल दावेदार अर्जेंटीना की टीम आज को फुटबॉल विश्व कप के तीसरे दिन मैदान पर उतरेगी। ग्रुप सी में उसका मुकाबला जो है
अपेक्षाकृत कमजोर कही जाने वाली सऊदी अरब की टीम से होगा। लगातार 36 मैचों से अजेय अर्जेंटीना की टीम के पास धमाकेदार शुरुआत करने का मौका होगा। मैच आज दोपहर 3:30 बजे से लुसेल स्टेडियम में होगा। वहीं बात अगर दूसरे मैच की करें तो दूसरा मैच डेनमार्क बनाम ट्यूनीशिया का होगा, जो एजुकेशन सिटी स्टेडियम में शाम 6:30 बजे होगा। तीसरा मुकाबला जो है मैक्सिको बनाम पोलैंड का रहने वाला है और जो रात 9:30 बजे शुरू होगा। वहीं देर रात 12:30 बजे से फ्रांस बनाम ऑस्ट्रेलिया के बीच महा टक्कर हम सभी को देखने को मिलेगी और ये मैच जो है अल जैनब स्टेडियम में खेला जाएगा।